हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग जुडिशियरी के बारे में देखेंगे। न्यायपालिका। तो भारत में इसकी विशेषता है, कहा जाता है सिंगल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी। मतलब एकल और एकात्मक न्यायपालिका है। तो इसका मतलब हुआ ये कि भारत में शक्ति का विभाजन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में केंद्र विधान पालिका अलग है, संसद। राज्य विधान पालिका अलग है। केंद्र कार्यपालिका अलग है, राष्ट्रपति हैं। राज्य कार्यपालिका अलग है, राज्यपाल है। मंत्रिपरिषद राज्य सब अलग अलग है, शक्ति बटा हुआ। लेकिन न्यायपालिका जो है भारत में ऐसा है कि केंद्र राज्य में बटा हुआ नहीं है। वो जो केंद्र का है वही राज्य का है, और इसी का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एकात्मक, जो केंद्र और राज्य के लिए कॉमन है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी में जुडिशियरी के शीर्ष पर, एपेक्स पर जो है, उस हायरार्की बना हुआ है। इसमें एपेक्स पर है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर है। उसके अधीन है हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य के लिए होता है। यूनियन टेरिटरी के लिए भी व्यवस्था किया गया। और राज्य में, एक राज्य में फिर उसको जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। उसमें हाई कोर्ट के अधीन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिसके प्रमुख डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके बाद सब डिविजनल कोर्ट होते हैं। आजकल पंचायत स्तर पर भी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का। और ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पर हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। तो पहला हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय। इसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 124 से 147 में। और इसमें कहा गया, इसका गठन, इसकी संरचना, कंपोजिशन जिसको कहें, इसका आर्टिकल 124 में उल्लेख है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें कुछ होंगे, एक चीफ जस्टिस और कुछ अदर जजेस होंगे, जस्टिस, और जिनकी संख्या का निर्धारण यह कहा गया है कि संसद नियम बना के करेगा, संसदीय नियम के द्वारा होगा। ठीक आ गया। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था 7+1 थे, लेकिन बाद में चूंकि संसद को अधिकार है तो संख्या में संसदीय नियम से वेरिएशन किया जाता रहा है। और वर्तमान में जो संसदीय नियम अंतिम रूप से बना था 2019 में, तब से इसकी संख्या है 33+1, 34 कहेंगे, एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस। तो ये संख्या संसद नियम बनाकर निर्धारित करता है। ये तो संख्या हुआ। अब इसका नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बारे में जो संविधान में उल्लेख है कि पहले चीफ जस्टिस, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऐसा जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम लोग देखें, प्रेसिडेंट करेंगे और उसमें सलाह लेंगे। इसमें जो ऑन द एडवाइस किसका सलाह लेंगे, तो उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जज जिनकी वो जरूरत समझते हो, एज पर जिसकी वो जरूरत समझते हैं उनका एडवाइस लेंगे और उस आधार पर वो नियुक्त करेंगे। फिर है अदर जजेस में कहा गया है, अदर जज के संबंध में कहा गया है कि अदर जज, उसमें कहा गया है इसकी नियुक्ति करेंगे क्या, प्रेसिडेंट इसकी भी करेंगे,
प्रेसिडेंट मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं, प्लस इसमें एडवाइस रहेगा। इन सब के अलावा ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई जज कोर्ट के जज जिसकी वो जरूरत समझते हो वो तो है ही, उसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लेना पड़ेगा उनको, ये कंपलसरी होगा। ऐसा ही है इसमें प्रावधान। लेकिन ये तो संविधान में, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस संदर्भ में, और उस जजमेंट के आलोक में नियुक्ति का संबंध में जो व्यवस्था स्थापित हुई है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीफ जस्टिस जो है उसकी नियुक्ति के बारे में जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, तो उस जजमेंट को कहते हैं सेकंड जज केस। सेकंड जज केस 1993 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने निर्णय में कहा था कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो प्रावधान हम लोग देखें, लेकिन उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो इसमें विवेक या सुपरसीड करने का अधिकार खत्म हो गया, किसी सीनियर को सुपरसीड करके जूनियर को नहीं बनाया जा सकता। यह स्थापित हो गया सिद्धांत सेकंड जज केस से। तो अब चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? जो सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें के बाद अदर जजेस में कहा गया, अदर जजेस की नियुक्ति में बोला गया, वो आया उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसको कहा जाता है थर्ड जज केस, जो कि 1998 में हुआ। इसके द्वारा जो नियुक्ति की प्रक्रिया में स्थापित हुआ था भारत में, उसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम स्थापित हुआ था। अब ये क्या है कॉलेजियम सिस्टम? तो कॉलेजियम सिस्टम में ये हुआ, उसमें कहा गया था कॉलेजियम ऑफ जजेस होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? कॉलेजियम ऑफ जजेस, और जिसमें होते हैं एक रहेंगे चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 5 आदमी मिलकर जो सलाह देते हैं, और इनका जो सलाह होगा प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से ही नियुक्त करना होगा। तो इससे क्या हुआ कि जुडिशियरी में किसी जुडिशियरी का ही योगदान से होगा, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के स्कोप को समाप्त करने के लिए ऐसा किया, ऐसा बताया जाता है कि इसमें कोई दूसरा नहीं, जुडिशियरी के लोग ही जुडिशियरी के सदस्य की नियुक्ति करेंगे। इसमें बाहरी कोई, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन राष्ट्रपति को इन्हीं के सलाह से ही जाना है, अपने इस सलाह से हटकर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यही व्यवस्था इस नियुक्ति के संबंध में अभी स्थापित हो गई। अब ये देखना है हम लोगों को कि उनकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक तो एलिजिबिलिटी में एज, मैक्सिमम एज है अप टू 65 ईयर, मतलब 65 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उनको जो जुडिशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें से कोई होना चाहिए, जैसे कि कहा गया 5 साल जो है हाईकोर्ट का जज रह चुके हैं लगातार, या 10 साल लगातार एक या अधिक हाईकोर्ट में एज ए एडवोकेट काम कर चुके हैं, वकील के रूप में काम कर चुके हैं लगातार, या हो कोई विशिष्ट न्यायविद, इसको कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, विशिष्ट न्यायविद हो। इनमें से कोई एक भी रहेगा, आइदर ऑफ द 3, उनमें जो क्वालिफिकेशन रहा तो वो उसके योग्य माने जाएंगे। अब इस आधार पर फिर नियुक्ति का हम लोग देख लिए, तो ये होते हैं नियुक्त। यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि एक बार जो नियुक्त हो जाते हैं
सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको काफी स्वतंत्रता दिया जाता है, इंडिपेंडेंस, क्योंकि बहुत तरह का जजमेंट है, किसी के दबाव में नहीं आए, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो कैसे उनको जो है व्यवस्था किया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी के प्रभाव में ना आए इसके लिए व्यवस्था किया है। तो क्या व्यवस्था है, प्रावधान इस संबंध में क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग ये देखें कि इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति किया जाता द्वारा कहते हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन समय से पहले हटाना, रिमूवल जो है एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो जहां पर किसी प्रोसेस का हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हटाना कठिन है तो कैसे, तो इसमें कहा गया है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग मतलब होता है ये जैसी प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस है। तो संसद मतलब उसमें संसद का रोल होता है, संसद हटाएगा। तो संसद का मतलब प्रस्ताव को पारित करके। अब यहाँ पर जो है इसमें जो हटाने का प्रक्रिया हम लोग देखेंगे, तो हटाने का जो है आधार होगा, दो ही आधार, ग्राउंड ऑन विच, ग्राउंड्स जो है इन पर उनके हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। एक है इनकैपेसिटी, अयोग्यता कहते हैं उसको, और दूसरा मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार। इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर मतलब अयोग्यता और दुर्व्यवहार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ये दो आधार बताया गया। अब क्योंकि संसद में हटाना है, संसद के दो सदन है, कोई भी सदन, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, तो कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में कहा गया है कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए, और ऐसा में 100 सदस्य होने चाहिए। उसके बाद अगर अध्यक्ष सभापति स्वीकार करते हैं तो फिर उस पर एक कमिटी बनेगा, जांच कमिटी, 3 सदस्यीय 3 मेंबर कमिटी बनता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे, माने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक न्याय विशिष्ट न्यायविद, 3 सदस्य हैं। वो जांच करेगा, बोलेगा कि हाँ प्रस्तुत किया जा सकता है सबसे, तो फिर अलाउ करेंगे तो प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत होने के बाद उस पर चर्चा होगा, और प्रत्येक सदन में स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पारित हुआ, मतलब उपस्थित का 2/3 बहुमत से, फिर दूसरे सदन में स्पेशल मेजोरिटी से पारित हुआ, फिर उपस्थित का 2/3 बहुमत, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तो पद से हटेंगे। तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, ना इजी नहीं है, और इसलिए अभी तक किसी पर मतलब ये पारित नहीं हुआ है। आरोप लगाया गया था, शुरू किया गया था, लेकिन इनिशिएट नहीं हुआ, किसी पर पारित नहीं हुआ। तो यही है, तो मतलब एक तरह से इनका सुरक्षा है, हटाना कठिन प्रक्रिया बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का जो व्यवस्था है। दूसरा है सेवा के बाद, मतलब सेवा में, मतलब वो सेवा में आने के बाद, जब से आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, उनका सेवा की जो शर्त है उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस, उसमें नहीं होगा। ये भी एक तरह की सुरक्षा है। उनको किसी के दबाव में न रहें, इसलिए बोला गया है कि सेवानिवृत्त जब होंगे, तो सेवानिवृत्त होंगे तो फिर कहीं किसी भी न्यायालय में एज ए वकील प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एडवोकेट के रूप में काम नहीं कर सकते हैं भारत के किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। इनके व्यवहार की चर्चा संसद या विधान पालिका में नहीं हो सकती, पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। मतलब इनका कोई व्यवहार की चर्चा करने का मतलब इनके जजमेंट का भी इस तरह से संसद या विधान पालिका में कोई आलोचनात्मक उसके बारे में चर्चा नहीं किया जा सकता। तो वही है। और अगर इनको यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा
न्यायपालिका अवमानना, अवमानना जिसको कहते हैं न्यायपालिका अवमानना, तो वो अवमानना होगा, उसमें वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और सजा देने का अधिकार है, उसको लेंगे और संज्ञान और उसमें सजा भी दे सकते हैं। तो काफी स्वतंत्रता दिया गया है उनको कि स्वतंत्र होकर वो अपने काम को करें। तो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल उनको एक तरह से इंडिपेंडेंस या गारंटी दिया गया है। कुछ और मिसलेनियस फैक्ट्स इस सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थान कहां पर है, तो वो तो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि ये जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो पहले से चल रहा था ब्रिटिश के समय में फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय, जिसका स्थापना हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, 1937 में हुआ था। वही कोर्ट को सक्सीड किया है, फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है सक्सीड कर दिया, तो दिल्ली में ही रहा वहां पर। अब एक चीज यहां आगे बढ़ने देखें, फेडरल कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फेडरल कोर्ट जो था भारत में हाईएस्ट कोर्ट था, लेकिन उससे भी ऊपर कोर्ट इंग्लैंड में एक प्रिवी काउंसिल था, वहां पर अपील हो सकता था फेडरल कोर्ट के जजमेंट में, लेकिन यहां पर जो है ये फाइनल होता है जजमेंट, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऊंचा दर्जा है उससे, और वही कह सकते हैं ऐतिहासिक आधार पर दिल्ली में इसका सीट है। लेकिन इसका स्थान में बोला गया है कहीं भी किया जा सकता है, इसका अधिकार होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विद राष्ट्रपति के कंसल्टेशन के साथ, उनके सहमति के बाद चीफ जस्टिस उसका कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दिल्ली में है। क्या स्थान हुआ एक सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर क्या है, एक और भी है कि एडहॉक जजेस का बात है, एडहॉक जजेस हैं और एक है एक्टिंग चीफ जस्टिस। मतलब इसी वजह से चीफ जस्टिस अगर काम करने में नहीं सक्षम हो, बहुत सा वजह हो सकता है, तो राष्ट्रपति एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाएंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है कोरम ऑफ जजेस पूरा नहीं होता है, तो कुछ एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं जिसमें योग्यता हो जज के समान, जैसे वो हो सकते हैं हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं। तो ये एडहॉक जज की नियुक्ति का हम लोग देखें, नियुक्ति करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंट के सूचना देकर या सहमति से, ऐसा है के बारे में। अब ये देखेंगे हम लोग कि कौन सा कार्य क्षेत्र, मतलब न्यायालय जो है ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कार्य क्षेत्र, तो उसको हेडिंग वाइज हम लोग देखते हैं। तो एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस, जिसको कहते हैं मौलिक कार्य क्षेत्र, मौलिक कार्य क्षेत्र। दूसरा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शंस, अपीलीय कार्य क्षेत्र। सबका हम लोग अभी हेडिंग वाइज इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस, सलाहकारी कार्य क्षेत्र। फिर अदर्स में एक है रीट इश्यू जो करते हैं, उसको कहते हैं लेख जारी करने का अधिकार, राइट टू इश्यू रिट्स, रिट्स हम लोग लिखें। उसके बाद और भी है जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्वलोकन करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग मिसलेनियस में और भी कुछ हम लोग देखेंगे, विविध अधिकार, सभी को हम लोग ब्रीफली इन हेडिंग्स वाइज चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस। आर्टिकल 131 में आता है ओरिजिनल मतलब मौलिक कार्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हायरार्की ऑफ कोर्ट है, निचले अदालत जिला न्यायालय है, फिर वहां पर अगर संतुष्ट नहीं हुआ निर्णय से तो उच्च न्यायालय में अपील से जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहां से संतुष्ट ना हो तो नॉर्मली आदमी, एक इंडिविजुअल अपना केस को सीधा सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली नहीं ले जा सकता है। मौलिक अधिकार का हो तो अलग बात है, नॉर्मली नहीं चले, लेकिन कुछ ऐसा मामला है जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होगा। तो मतलब इसमें बोले ऐसे मामले, ऐसा जो केसेस जो कि विच कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, नो इन सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगा, दर्ज होगा। तो उसमें कैसा मामला है, तो इसमें जो है जैसे हम लोग बोले ना, भारत एक संघ है, संघ की इकाई है उसके राज्य, तो उसमें बोला कि संघ की इकाई जिसमें केंद्र सरकार भी है उसके बीच का मतभेद, संघ जो है एवं उसके, सिंपली अगर कहें, इकाई के बीच मतभेद का मामला, ये जो है इस तरह का अगर मामला है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होगा। और इसको हम लोग एक्सप्लेन करें इस तरह से, संघ मतलब कि एक तरफ केंद्र सरकार भी हो, बाकी अनेक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार, उधर से कुछ राज्य सरकार, या दो राज्यों के बीच का भी मतभेद हो सकता है। तो इस तरह से संघ और उसके इकाइयों के बीच का किसी तरह का मतभेद है तो वो और किसी न्यायालय में दर्ज नहीं होगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। और ये जो मामला होता है इसी को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब क्या है, जैसे कि हम लोग देखें राज्यों के बीच मतभेद है, केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद है, लेकिन संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी मामले को इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जा सकता, कुछ मामले को नहीं ले जा सकता। इसमें तो कुछ अपवाद किया गया, एक्सेप्शन है, अपवाद मामले, मतलब संघ की इकाई के बीच का मामला है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता। तो अपवाद मामले में क्या है, अपवाद मामले में जो इंपॉर्टेंट हम लोग देखें इसमें जल विवाद का मामला, दो राज्यों के बीच में जल विवाद, मतलब जल बट रिवर वाटर जो है शेयरिंग का जो होता है बंटवारा विवाद, वो बोला कि इसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनेगा, वो एक्सपर्ट होते हैं जो बनाएंगे। जल मतलब जल विवाद वाला अलग रखा गया है। उसमें यह कहा गया है वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित मामला, उसमें मतलब वित्त आयोग जो है वो अनुशंसा देता है केंद्र और राज्य के बीच जो संसाधन का बंटवारा, धन का बंटवारा से संबंधित, कर और किस तरह से धन डिवॉल्व करेगा, तो उसमें अगर किसी को है तो उसको भी नहीं ले सकता। राज्यों के बीच व्यापार का मामला, माने कोई भी वाणिज्यिक मामला, कोई भी वाणिज्यिक मामला, ये सब नहीं आएगा, एक्सेट्रा कहें हम लोग। इस तरह का बहुत से मामले को इस कार्यक्षेत्र से संविधान ने ही अलग रखा है और उसके लिए कहा गया है कि इसके निपटारे के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनेगा, एक्सपर्ट टीम बनेगा और वो इसकी सुनवाई करके आर्बिट्रेशन करेगा। तो यही है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसमें यही आया कि सीधा जो है सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज हो। नेक्स्ट है अपीलीय कार्यक्षेत्र, अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस। तो क्या है अपीलीय कार्यक्षेत्र, तो अपीलीय कार्यक्षेत्र में क्या है कि ऐसा मामला जो लोअर कोर्ट में ओरिजिनेट किया होगा, दायर हुआ होगा लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हम लोग बताए तो वही है लोअर कोर्ट।
तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में दर्ज हुआ और फिर वहां से गया हाई कोर्ट अपील से, क्योंकि इसमें अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो वो ले गया, अपील किया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का निर्णय हुआ तो हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया क्या कि ठीक है, अगर कोई पक्ष नहीं है संतुष्ट तो ले जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब जो है कि इसमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से पहुंचता है, हाई कोर्ट से पहुंचता है। तो इसमें हुआ निचले मामले, निचले न्यायालय में दर्ज मामला होता है, में दर्ज मामला होता है, मामला तो वही होता है, ओरिजिनेट करता है, लेकिन क्या है, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट से, हाई कोर्ट के जो है प्रमाण या सर्टिफिकेट से जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो ऐसे ही मामले को कहा जाता है अपीलीय मामला, जो थ्रू अपील और जो है द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट वो हाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, पहुंचता है। तो ये हो गया अपीलीय कार्य क्षेत्र उसका। तो इसमें यह कहा गया है अलग अलग तरह मामले का इसमें हो सकते हैं। ये मामले जो है क्यों इसमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दिया कि ले जा सकते हैं, तो उसमें मामले जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, उसमें कहा गया है, एक है संविधान के स्पष्टीकरण का मामला। स्पष्टीकरण बोला कि ऐसा मामला है कि यहाँ पर अगर जजमेंट हुआ तो इसमें इन्वॉल्व होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको ले जा सकते हैं जो पक्ष चाहे तो। दूसरा है कि कोई भी सिविल मामला, दीवानी मामला, उसमें हाईकोर्ट ना सर्टिफिकेट दिया हो, और कुछ जो है फौजदारी मामला, क्रिमिनल केस, ये सब, मतलब ये सब मामला कुछ भी जा सकता है। अब इसमें क्या है, सब में कुछ टेक्निकलिटीज है, तो हम लोग खाली ये देखें हर तरह का मामला जा सकता है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन एक है क्या, अपील से एक आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है स्पेशल लीव। स्पेशल लीव का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है इस अपीलीय जुरिडिक्शन में, कि इस तरह से जो अपील के द्वारा उसके पास जो केस पहुंचता है हाईकोर्ट उसमें प्रमाणित करता है। लेकिन अगर हाईकोर्ट नहीं भी प्रमाणित करे तो स्पेशल लीव में निचले न्यायालय का किसी मामला को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया, स्वयं लेने का अधिकार, और किसी भी मामले का कॉग्निजेंस किसी भी आधार पर ले सकता है, न्यूज़पेपर के आधार पर ले सकता है या किसी और आधार पर, और हाईकोर्ट नहीं भी भेजा है उसको तब भी वो डायरेक्ट ले सकता है, निचले न्यायालय से हाईकोर्ट से कहीं से भी ले सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। सिर्फ हाईकोर्ट के रहम करम पे नहीं रहा उसका अपील, है उसको अपना भी किसी, तो इसको कहते हैं स्पेशल लीव का अधिकार, यह है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस तरह से निचले अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेता है, और ये अधिकार उसका जो है अपीलीय अधिकार के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है तीसरा जो देखें, एडवाइजरी जुडिक्शंस, सलाहकारी कार्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 143 में, तो इसमें क्या है, यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने का सिर्फ राष्ट्रपति मांग सकते हैं। कोई ऐसा मामला है, विधिक मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह की जरूरत है, तो ये राष्ट्रपति उससे मांग सकते हैं। लेकिन इसमें भी सलाह लेने आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रावधान है, इसमें भी सब सेक्शन है आर्टिकल 143 का। एक है 143 सब सेक्शन 1, 143 आर्टिकल सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि नॉर्मल मामला, सामान्य मामला हुआ
इसमें सामान्य मामला हुआ, ठीक है, उसमें कुछ अलग मामला है जो हम लोग देखेंगे। सामान्य मामला में मांग सकता है राष्ट्रपति। यहां पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इस सामान्य मामले में सलाह दे सकता है या फिर डिक्लाइन कर सकता है, नकार सकता है, दोनों ही ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दे ही, राष्ट्रपति मांगे, दे सकता है या नकार सकता है, दोनों सामान्य मामले में नहीं भी दे सकता है। लेकिन जिस तरह से सलाह देता है, जिस तरह से बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, वैसा ही बैठता है, जजमेंट के जैसा, लेकिन जजमेंट होता नहीं है ये। तो सलाह दे सकता है या नकार सकता है। अब मान लिया नकार दिया तो खैर खत्म हो गया, अगर सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस। तो मतलब वो सलाह दे सकता नहीं दे सकता, राष्ट्रपति भी चाहे सलाह माने ना माने। तो ये तो है इसमें आर्टिकल 143 का सबसेक्शन 2 में उल्लेख है, ये सामान्य नहीं, कुछ अलग मामला, और ऐसा मामला हो जो ऐसा संविदा या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, ठीक है, या समझौता से संबंधित है जो संविधान लागू होने से पूर्व का है, संविधान लागू होने से पूर्व का है, उस समय का कुछ समझौता या संविदा है, और उसमें किसी तरह का अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह नकार नहीं सकता है, सलाह देना होता है। ठीक है, यहां पर उनको देना होगा, लेकिन फिर प्रेसिडेंट के लिए है, सलाह तो मिला लेकिन राष्ट्रपति फिर इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। यह है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, और क्या है स्थिति और व्यवस्था, इसका हम लोग चर्चा की। नेक्स्ट है रिट इश्यूइंग, लेख जारी करने का अधिकार। रिट इश्यूइंग पावर सुप्रीम कोर्ट का है, लेख जारी करने का अधिकार, लेख जारी करने का जो अधिकार है इसका आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है, लेख जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो प्रभावित व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट मामले को ले जा सकता है, वहां पर अपना पिटीशन देगा, याचिका दायर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट उसका सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद अगर ट्रायल होगा, उसके बाद लगता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसको फिर से बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, और इसको बहाल करने के लिए वो लेख जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए, उसी को कहा गया लेख जारी करते हैं, रिट्स। और ये लेख जो होते हैं उसका 5 प्रकार का है। एक है हैबियस कॉर्पस, इसको कहें बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडेमस, इसको कहें परमादेश। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। सर्ट्योरेरी, उत्प्रेषण। और है को वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो ये हुआ क्या है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक।